चलो निकालो कॉपी, शुरुआत करते हैं। और सिलेबस की बात करेंगे पहले। है ना, एक फ्रेश कॉपी बना लेना और सब नोट्स यहीं पर बनना चाहिए। हाँ, इन्हें घर जाके नोट्स बना रहे हैं, घर जा कर के रिवीजन करना, होमवर्क कंप्लीट करना है, असाइनमेंट बनाना है। नोट्स से ही बनेगा, लाल पीला गुलाबी जो भी करना है यही करना है। कम से कम 2 पेन का यूज़ करना है ना। क्वेश्चन किसी और पेन से लिखना और उसका सॉल्यूशन किसी और पेन से। एटलीस्ट 2 पेन का यूज़ करना, तीसरा तुम्हारी मर्जी। हाँ, देखो 12th के सिलेबस में क्लास 12 सिलेबस में 3 यूनिट पढ़ना है। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसका मतलब होता है, क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज। ये पूरा NCERT 1 है कंप्लीट। इसमें कई चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कई चैप्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, और एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। ठीक है, ये कंप्लीट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म NCERT पार्ट 1, NCERT पार्ट 1 पूरा, मतलब चार्ज की स्टडी करना है, पूरा पार्ट 1 है चार्ज की स्टडी। सोचो कितना आसान है, खाली चार्ज के बारे में पढ़ना है, पार्ट 1 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 2 पार्ट है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बोले तो स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। शुरुआत यहीं से हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से। NCERT के अकॉर्डिंग इसको 2 चैप्टर में बांट लिया गया है। एक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये चैप्टर 1 हो गया। और फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड कैपेसिटेंस। हाँ, मतलब कैपेसिटर जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं, फैन के अंदर लगा होता है ना कंडेंसर, वो कैपेसिटर है। कैपेसिटर एक कंडक्टेंस होता है, वो दूसरी चीज है। क्लास 10 पे तुमको रेजिस्टेंस नहीं, कैपेसिटेंस जो होता है ना, एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस के अंदर है कैपेसिटर पढ़ना पूरा। कैपेसिटर का दूसरा नाम कंडेंसर। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तीसरा चैप्टर, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से स्टार्ट हो जाएगा आपका चैप्टर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। और फिर चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ऐसे ही करके है। चैप्टर 4 जो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, यहां से इलेक्ट्रिक करंट से चार्ज मूव करना चालू कर देगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में
चार्ज जो है इज इन मोशन, ठीक है। मैग्नेटिज्म, चैप्टर 4 5, चैप्टर 5 आपको है, ठीक है। टोटल 8 चैप्टर है एनसीईआरटी पार्ट 1 में, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर 8 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। बता रहे हैं चैप्टर 5 क्या रहेगा, इसमें भी चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिक मटेरियल, कितने तरह का मैग्नेटिक मटेरियल होता है। चैप्टर 6 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में EMI बोलते हैं। और चैप्टर 7 जो है अल्टरनेटिंग करंट है, जिसको हम शॉर्ट में AC बोलते हैं। और चैप्टर 8 जो है, ठीक है, DC नहीं है, चैप्टर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW। इतना चैप्टर है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में है स्टडी ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स है पार्ट 2 में, एक मॉडर्न फिजिक्स है। ये तो पार्ट 1 हो गया, ठीक है। सिलेबस आपको समझ में आया, एनसीईआरटी पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ना है। अब सबको ये आपका 50% मार्क्स, लगभग कितना हो गया 50% मार्क्स, 35 नंबर, 70 में 35 नंबर ये पूरा। इसको बांट दिया गया है, ये चैप्टर 1 2 3 इलेक्ट्रिक करंट तक, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 17 मार्क्स का है, 16 मार्क्स का, ये दोनों मिला करके, फिर बाकी रिमेनिंग है। तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला दूसरा चैप्टर अगर तुम्हारा अच्छे से तैयारी है, अच्छे ढंग से पढ़ लिए फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद तुम्हें 4 में मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, 5 में नहीं है और 6 में नहीं। ये पूरा यहाँ से बोलेगा उसका एनालॉगस है। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इसमें हम किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। बोलेंगे भाई भाई है सर। यहाँ हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, चार्ज रिंग, यहाँ पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, यहाँ पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। यहाँ पढ़ेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, यहाँ पढ़ेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। बिल्कुल सिमिलर लगेगा, मजा भी आता है मैग्नेटिज्म पढ़ने में। फिर सेकंड पार्ट में ज्यादा दम नहीं है, वो बच्चे को भी पढ़ाया जाएगा, लगेगा कि हाँ पढ़ाई हम यही किए हैं, ये स्टैंडर्ड है पढ़ाई। सेकंड पार्ट में ऑप्टिक्स, ऑलरेडी तुम क्लास 10 में भी कुछ ऑप्टिक्स पढ़ करके आए हो, स्टडी ऑफ लाइट, ठीक है। नोट करोगे इसको, नोट क्या करना, किताब एनसीईआरटी जरूर रखना, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना, शुरू में नहीं, शुरू में कभी एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश मत करना। मालूम है तुम घर गए एनसीईआरटी रीडिंग लगाना चालू कर दे, कुछ नहीं समझ में आएगा। नहीं, पहले पढ़ लो, पहले हम पहला चैप्टर पढ़ा देंगे, उसके बाद तुम एनसीईआरटी जाकर के लाइन बाय लाइन पढ़ना, तब तुम्हें हर बात समझ में आएगा। जहां पर नहीं समझ में आएगा, जो वर्ड नहीं समझ में आएगा वो वर्ड पूछ लेना टीचर से, ठीक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो तुम्हें PYQ लगाना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना होगा, बाकी जो हम असाइनमेंट देंगे वो होगा, और पंक्चुअल से आपको टेस्ट देना होगा, रेगुलर टेस्ट देना होगा। फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी, फिर डर ही खत्म हो जाएगा फिजिक्स में, चाहे टफ सवाल आए चाहे आसान सवाल आए। शुरू से तैयारी करते चलो, शुरू से प्रिपेयर रहो। चलो सेकंड पार्ट क्या है, ये तो पहला यूनिट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दूसरा जो है आपको ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स बोले तो स्टडी ऑफ लाइट। एनसीईआरटी में ऑप्टिक्स को 2 चैप्टर में बांट दिया गया है।
वो एक चैप्टर 9 और एक चैप्टर 10। चैप्टर 9 जो बोला है आपका रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये चैप्टर 9, और ये चैप्टर 10 जो है वेव ऑप्टिक्स। और फिर तीसरा यूनिट जो है आपका मॉडर्न फिजिक्स है। क्या है? मॉडर्न फिजिक्स है, मतलब स्टडी ऑफ एटम एंड इट्स फंडामेंटल पार्टिकल। स्टडी ऑफ एटम, तो हमें एटम पढ़ाया जाएगा एंड इट्स फंडामेंटल पार्टिकल। उसका जो फंडामेंटल पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ऑर्बिट में, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो उसका वेवलेंथ कितना रिलीज होता है, पूरा फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाएगा। फिर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन है, मैटर है, इसी में मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में आपको पहला तो है एटॉमिक फिजिक्स, जिसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कह सकते हैं। एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है सिर्फ एटम, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक फिजिक्स। फिर उसके बाद है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ये चैप्टर 11 है, ये चैप्टर 12 है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन का दो नेचर होता है और मैटर का भी दो नेचर होता है। हम लोग मैटर है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दुनिया में सिर्फ दो ही चीज है, एक रेडिएशन और दूसरा मैटर है, ठीक है। अब चैप्टर 13 में जो है आपका, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर, पूरा न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाया जाएगा। एटमी के अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फिजिक्स जो आपको एनसीईआरटी में सिर्फ न्यूक्लियाई करके चैप्टर है, ठीक है। और एक लास्ट चैप्टर जिसका नाम है सेमी कंडक्टर फिजिक्स 14, सेमी कंडक्टर फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, न्यूक्लियर फिजिक्स और सेमी कंडक्टर, ये है आपका मॉडर्न फिजिक्स। यानी कि टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है हम लोग को? 14। लेकिन कमाल की बात है, ये सब कंप्लीट करने में टाइम 2-2 दिन, 4-4 दिन का चैप्टर है मैक्सिमम। इसमें थोड़ा सा 1 हफ्ता टाइम लगता है, बाकी सब 2 दिन का चैप्टर है, 2 दिन 3 दिन। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने में स्कोरिंग पेपर होता है, ये स्कोरिंग टॉपिक है। बच्चे को अगर स्कोर करना है तो मॉडर्न फिजिक्स पढ़वा दो बच्चे से, क्योंकि अकेले ही 7 नंबर कवर करता है सेमी कंडक्टर फिजिक्स। 7 नंबर फ्री फंड में बच्चा कवर कर लेगा। लेकिन नहीं, पहले आप आसान की तरफ नहीं चलेंगे, ठीक है। पहले हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, मेहनत पूरा पार्ट 1 कराएगा। पार्ट सेकंड तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों को है बहुत आसान चैप्टर, बहुत आसान, वेव ऑप्टिक्स। पता नहीं बच्चा इसको बहुत बड़ा पहाड़ बना लेता है, हाँ, लेकिन जिसको मजा आता, जो रेगुलर क्लास करता है, उसको वेव ऑप्टिक्स पढ़ने में मजा आ जाएगा। बोला हाँ सर पढ़ा, रे ऑप्टिक्स तो ऐसे ही आसान है, उसमें मिरर, लेंस, यही सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें भी कोई दम नहीं है, हाँ, तो दम नहीं है, समझे। ईमानदारी से पढ़ाई करो, बहुत आसान लगेगा। 12th सिलेबस भी कम है 11th के रिस्पेक्ट में। 11th में सिलेबस बहुत बड़ा है, 12th का सिलेबस उतना बड़ा नहीं है। बस पंक्चुअल रहिए अपने पढ़ाई में, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं क्या, ठीक है। इलेक्ट्रो स्टैटिक शुरू करते हैं, है ना। और शुरू इलेक्ट्रोस्टैटिक बोले तो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, और उसमें कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। चलो हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्या? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ऐसे कहने के लिए इसका डेफिनेशन और बड़ा बनाया जा सकता है। जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो वो क्या क्या बिहेवियर शो करता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया जाएगा। तो खैर इन सिंपल इलेक्ट्रो मतलब क्या हुआ सर? इलेक्ट्रो मतलब हुआ चार्ज। स्टैटिक मतलब क्या हुआ सर? स्टैटिक मतलब हुआ रेस्ट, ठीक है। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब ये तुम चैप्टर पढ़ लोगे तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी कि
बारिश के वक्त में बिजली लाइटनिंग प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, जब ये चैप्टर तुम पढ़ लोगे तो तुमको ये बात समझ में आ जाएगी, जो जेरोक्स कॉपी हम लोग कराते हैं वो कॉपी कैसे हो जाता है। सब इलेक्ट्रोस्टैटिक का खेल है। ठीक है, अभी अभी सर्दी गई है तो हम लोग स्वेटर उतारते थे तो करंट वरेंट फील होता था कि नहीं होता था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हर जगह तुमको फील होगा। ठीक है, सूखे बालों में तुम कंघा कर लो या पेन रगड़ लो, सूखे बालों में स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले जाओ तो अट्रैक्ट होने लगता है। तो सब क्या है, सब इलेक्ट्रोस्टैटिक का खेल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या पढ़ना है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट पढ़ना है। देखो फिजिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया में 3 तरह का फील्ड है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये तीनों फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो करता कौन है। ये मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ से। तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि मैटर के पास 2 प्रॉपर्टी होता है, एक का नाम है मास और दूसरे का नाम है चार्ज। मैटर हैव 2 प्रॉपर्टी, वन इज मास एंड अदर इज चार्ज। जो मास की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, और जो चार्ज की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर बोलते हैं। ठीक है, मैटर के पास 2 प्रॉपर्टी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के हिसाब से 3 टाइप्स ऑफ फील्ड। ये सब बेसिक बातें पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कोर चैप्टर में इंटर कर जाएंगे। 3 टाइप्स ऑफ फील्ड। पहला क्या है, पहला है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड जो प्रोड्यूस बाय, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस बाय मास। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस किससे होता है, प्रोड्यूस बाय चार्ज। और तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड, ये भी चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस बाय चार्ज एंड मैग्नेट ही बोल सकते हैं आप। ये 3 तरह का फील्ड है। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स 3 टाइप्स ऑफ फील्ड। मास को हम m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से भी, कैपिटल M से भी। चार्ज को हम q से, कैपिटल Q से भी या स्मॉल q से भी। ये आगे हम जब चार्ज का डिफिनेशन पढ़ेंगे ना वहां पर लिखेंगे। कितना टाइम हुआ, टाइम देखना तो 5। थोड़ा ही आज पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज, थोड़ा ही सा पढ़ाएंगे। तो पहला चैप्टर पूरा 3 यूनिट पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोले तो पूरा स्टडी ऑफ चार्ज, वो आपका पार्ट 1 या पार्ट 2 है, पूरा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में कितना चैप्टर, लगभग 8। सब चैप्टर का नाम एनसीईआरटी खरीदोगे तो तुमको नाम याद हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर लिख भी दिए थे। फिर पार्ट 2 में बाकी रिमेनिंग कितना, टोटल 2 यूनिट है ना। 2 यूनिट में मॉडर्न ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर
रे ऑप्टिक्स, ठीक है, और वे ऑप्टिक्स। अब बाकी मॉडर्न फिजिक्स में 4 चैप्टर, टोटल 6 चैप्टर, ठीक है। चलो तो कुछ और बातें हो जाए क्या, हेडिंग लगाइए। ये चैप्टर 1 हो गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फील्ड बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो शुरुआत हम करेंगे इसी के डिफिनेशन से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? देखो, इसको स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल क्यू से भी डिनोट करते हैं। चार्ज, चार्ज एक ऐसा वर्ड है कि सब लोग इस वर्ड से फैमिलियर है। गली के बच्चे से भी तुम पूछोगे चार्ज का नाम सुने हो? हाँ हाँ, चार्ज तो सब लोग सुना है चार्ज का नाम। शायद इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी होगा जो प्रैक्टिकल लाइफ जी रहा है मोबाइल की दुनिया में और वो चार्ज के बारे, चार्ज का नाम नहीं सुना है। हाँ, लेकिन बात अटकता है वहां पर कि व्हाट इज चार्ज। हो सकता है बहुत कम लोग बताएं। वर्ड तो सबने सुना है कि चार्ज क्या है, लेकिन व्हाट इज चार्ज, मामला वहां फंसेगा। तो चार्ज को हम डिफाइन कैसे करें? देखो, हर मैटर के अंदर, थोड़ा सा एटम के बारे में नॉलेज है ना, एटम के बारे में, ठीक है। हर मैटर के अंदर एटम होता है और एटम जो बना होता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कमाल की बात है, साइंस इतना डेवलप कर गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बना हुआ है, जिसको हम क्वार्क्स से बना हुआ है। क्वार्क्स एक पार्टिकल, लेकिन वो फंडामेंटल नहीं है, वो फ्री स्टेट में क्वार्क्स नहीं पाया जाता। लेकिन हाँ, प्रोटॉन्स भी क्वार्क्स से बना हुआ, न्यूट्रॉन्स भी क्वार्क्स से बना हुआ। क्वार्क्स पर चर्चा हम करेंगे बाद में। अभी थोड़ा सा बेसिक एटम के बारे में हम पूछना चाह रहे हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, ठीक है। तो ये जो ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल है। अब तीनों फंडामेंटल पार्टिकल है जिसमें 2 पार्टिकल के पास एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम चार्ज है। एक पार्टिकल के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है, न्यूट्रॉन। कुदरत ने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास एक खास प्रॉपर्टी रखा, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? चार्ज। इसकी वजह से एक अलग तरीके का फोर्स लगता है जिसको इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। वो मैग्नेटिक फोर्स भी लग सकता है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग सकता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब मास की वजह से जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो फंडामेंटल पार्टिकल, 2 ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज है, और उसकी वजह ही से इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज का डिफिनेशन आ गया मार्केट में कि इट इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसके साथ एसोसिएट है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के साथ है, और जो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये डिफिनेशन आपको याद रखना होगा। यहां हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ना बोल करके हम मैटर ही बोल सकते हैं, क्योंकि मैटर ही के अंदर तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर विच विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो लिख लिया जाए, इट इज ए प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ, किसके साथ एसोसिएट है? एसोसिएटेड विथ मैटर विच विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसी का नाम क्या है? चार्ज है। अब पूछेगा मैटर के अंदर क्या है, तब तुम बताना कि मैटर के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल है, मैटर के अंदर एटम है, एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल 3 है, लेकिन 3 में से 2 के पास वो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के पास वो प्रॉपर्टी नहीं है। सर ये सब पता कैसे चला? डिस्कवरी से, ठीक है। साइंटिस्ट ने स्टडी किया खूब, उसके बाद बोला अरे इसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है, प्रोटॉन और
इलेक्ट्रॉन के पास, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, पहले फील्ड या पहले फोर्स? पहले फील्ड या पहले फोर्स? जैसे तुमसे पूछा था कि पहले एक्सेलरेशन या पहले फोर्स, तो तुम बोलेगा पहले फोर्स लगा तब चीजें एक्सेलरेट हुआ। तो वही है कि पहले फील्ड या पहले फोर्स? तो पहले फील्ड आया, फील्ड के बाद फोर्स लगेगा। बिना फील्ड के फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स। जैसे अपने पेन को हम रब किए स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले गए, तो ये पेन को जो रब की ये प्रोड्यूस करने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में पेपर आया तो उस पर फोर्स लगने लगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो पहले फील्ड फिर फोर्स। कमाल की बात है, पहले तुमको फोर्स पढ़ाया जाएगा कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगता है, उसके बाद तुमको फील्ड पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। चलो, तो इसकी एसआई यूनिट लिख लो। चार्ज को जो मेजर करने का जो तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका क्या है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो एक साइंटिस्ट है जो चार्ज के बारे में खूब ज्यादा स्टडी किया, उनका नाम क्या है? कूलम, जिसको कैपिटल सी से भी करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट में एक डिफिनेशन पढ़ोगे, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो यहां से भी एक एसआई यूनिट निकल जाएगा। करंट का होता है एम्पियर और टाइम का होता है सेकंड, तो कूलम भी बोल सकते हो और एम्पियर सेकंड ही बोल सकते हो, जिसको एस बोलते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो कूलम भी हो सकता है और एम्पियर सेकंड भी हो, लेकिन यूज ज्यादा कूलम ही होगा। लेकिन 1 कूलम और 1 एम्पियर सेकंड दोनों बराबर है। ठीक है, चार्ज को जो मेजर करने का जो स्टैंडर्ड तरीका वो कूलम है, कि 2 कूलम का चार्ज, 3 कूलम का चार्ज। सीजीएस यूनिट लिख लो, सीजीएस यूनिट, सीजीएस पुराने जमाने में क्या होता था? सीजीएस यूनिट इज स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, या इसको हम ईएसयू बोलते, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते, ठीक है, या फ्रैंकलिन भी बोलते, फ्रैंकलिन, या ईएमयू भी बोलते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये सब इसमें आ गया, सब सीजीएस में। स्टेट कूलम, ईएसयू, फ्रैंकलिन, ईएमयू, इसको एबी कूलम भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट कूलम। कितना है सोचो, एब्सोल्यूट कूलम, पागल हो जाएगा आदमी। ये सब यूज है सिर्फ नॉलेज के लिए, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी नहीं सीजीएस यूनिट। क्यों बता रहा है? जिसको एबी कूलम बोलते हैं शॉर्ट में, एबीसी, एबी स्मॉल, सी कैपिटल, सी स्टैंड्स फॉर कूलम। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट जैसे मोबाइल की बैटरी 4000 mAh है ना, 5000 mAh, 6000 mAh, मिली एम्पियर आवर। प्रैक्टिकल यूनिट इज mAh, जिसको हम बोलते हैं मिली एम्पियर आवर, या एम्पियर आवर भी बोलते हैं। इन्वर्टर की बैटरी जो है 180 एम्पियर आवर की बैटरी है, जो पीछे तुम्हारे इन्वर्टर लगा हुआ है, देखो बैटरी पे लिखा हुआ होगा 180 Ah, देख लेना, नहीं दिखाई दे रहा है तो बाद में। एम्पियर आवर, मोबाइल की बैटरी mAh से काम चलता है, प्रैक्टिकल यूनिट है। एक बिगर यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट चार्ज का, वो फराडे है, बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। ये सब कंपटीशन में, ये सब बिहार बोर्ड में अक्सर पूछता है। खैर आप लोग तो सीबीएसई के हैं, खैर बिहार बोर्ड के बच्चे जो हैं उनके लिए ये है बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। अब जानना चाहिए, अभी तो टाइम है जानने का, अभी बहुत हमारे पास समय है, तो इसलिए सब कुछ जान लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें। बिगर यूनिट क्या है? फराडे, फराडे, फराडे मतलब 1 मोल, मोल का नाम सुने ना हो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है ना, उसको बोलते हैं 1 फराडे। बस इसमें रिलेशन लिख लो सबका, उसके बाद छुट्टी, आज के लिए इतना ही। रिलेशन लिख लीजिए, जैसे 1 कूलम मतलब होता 3 × 10⁻⁹ ESU, या स्टेट कूलम भी बोल सकते हैं,
या 1/10 ABC रिलेशन। जैसे 1 कूलम, देखो ESU कभी कभी कंपटीशन में यूज होता है, ये 2 चार्ज है, देखो ना इस पर इसका हम इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल में CGS का, इसलिए अभी से अगर याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 कूलम मतलब 3 × 10⁹ ESU या 1/10 ABC, AB कूलम, ABC नहीं बोलते उसको, AB कूलम बोलते, ठीक है। अब 1 फराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलम, इसलिए इसको बिगर यूनिट बोला गया। फराडे अभी अभी हमने बताया, क्या बताया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है। फराडे बोले तो क्या, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। जी, नॉलेज के लिए। अच्छा, मिली एम्पियर को एम्पियर सेकंड में बदलो तो मिली एम्पियर आवर को आराम से, मिली मतलब 10⁻³ और आवर मतलब 3600 सेकंड, तो तुम्हें एम्पियर सेकंड में बदला जाएगा ना। एम्पियर सेकंड को क्या बोलते, कूलम बोलते। तो तुम्हारा बताइए तो क्या हो जाएगा कि 1 मिली एम्पियर आवर 10⁻³ एम्पियर आवर को 3600 सेकंड, तो क्या हो जाएगा बताइए तो 3.6 एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड बोले तो कूलम, यानी कि 1 mH इज इक्वल टू 3.6 कूलम। तो ये सब रिलेशन है, रॉकेट साइंस नहीं है कि रटना नहीं पड़ेगा, हम लोग जानते हैं। मिली मतलब 10⁻³ एम्पियर को एज इट इज छोड़ दो, आवर को सेकंड में बदल दो, तो एम्पियर सेकंड जैसा कि हमने बताया कूलम है, तो वही आया, इसको कैलकुलेट सिंप्लीफाई करने पर 3.6 कूलम। तो इतना चीजें जो आज हमने बताई उसको याद क्या करना है, तो ऑलरेडी सब कुछ, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, बस याद रखिएगा। कल अगर मान लिया आपसे पूछ दे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, राह चलते हुए कोई अगर पूछ दे तुमसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो उसका तुम जवाब दे सको कि ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर के साथ एसोसिएट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर के साथ एसोसिएट है वो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो उसको चार्ज नहीं बोलेंगे, उसको मास बोलेंगे। व्हाट इज मास? इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर व्हिच विल प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड। व्हाट इज चार्ज? इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर व्हिच विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। और चार्ज को जो मेजर करने का जो तरीका है वो है, स्टैंडर्ड तरीका है वो कूलम, इसलिए एसआई यूनिट बोले तो स्टैंडर्ड, हाँ यूनिट है वो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसको बोलते हैं वो कूलम है। बाकी सीजीएस पुराना यूनिट, पुराने ज़माने में जो सीजीएस है, कौन कौन सा चार्ज को मेज़र करने का जो यूनिट था वो क्या था, स्टेट कूलम या ईएसयू या फ्रैंकलिन या ईएमयू या एब्सोल्यूट कूलम। प्रैक्टिकल यूनिट एमएएच और एएच, सबसे बड़ा यूनिट आपका फराडे। रिलेशन सबका याद रखिएगा, ठीक है। चलो आज इतना ही रहने दो, ठीक है, बाकी कल।